हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस द्वार। सचिन रानी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, टाइप्स ऑफ मिरर यानी कि मिरर के प्रकार, कितने तरह के मिरर होते हैं, कितने तरह के दर्पण होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मिरर कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर कन्वेक्स मिरर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी यानी कि कितने सारे शब्द होते हैं कि मिरर में कितने, जैसे कि पोल किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं यानी कि ध्रुव किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे रूल्स यानी कि नियम, जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब दर्पण में हमारा कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो कौन कौन से नियम लगते हैं, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, यदि हिंदी में बोले तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होलो स्फेयर ग्लास का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, या हिंदी में बोले तो गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है यानी कि गोलीय होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं दो क्या है, एक गोला है, ये हमारे पास दो गोला है। ठीक है, अब इसका जो कोटेड साइड है यानी कि इसमें कोटेड साइड बाहर के साइड है और इसमें कोटेड साइड अंदर के साइड है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो हमारा एल्युमिनियम मेटल का लेयर होता है और सिल्वर मेटल का लेयर जो होता है, इसमें हम लोग सपोज करते हैं कि बाहर की तरफ किया हुआ और इसमें अंदर की तरफ किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये जब मेरा गोला है या तो स्फेयर है तो कुछ ना कुछ इसका सेंटर होगा यानी कि क्या होगा, उसका केंद्रक होगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम लोग केंद्रक मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको यदि कट करके बाहर निकाल लेते तो मेरा ये वाला पार्ट बच जाएगा। इस गोला में से, इस स्फेयर में से यदि आधा को कट करके बाहर निकाल लेते हैं तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, और यदि इस गोला में से और इस स्फेयर में से इसको कट करके बाहर निकाल लेते हैं तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए तो हमारे पास दो तरह का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पहला होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, यानी कि हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग पहचानेंगे कि इसको कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है। ठीक है, देखिए पहचानने का सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मिरर इसी से बना हुआ है, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ केंद्रक की ओर हो यानी कि सेंटर की ओर हो, उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। ओके, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से बाहर हो, उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है केंद्रक के बाहर हो, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला, इसको यदि हम लोग स्फेयर कंसिडर करेंगे तो इसका सेंटर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए इसी के साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर और अवतल दर्पण। अब इसमें देखिए, इसको यदि हम लोग एक स्फेयर कंसिडर करेंगे तो इसका सेंटर कहाँ होगा और केंद्रक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है यानी कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, इसके बाहर है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझ सकते हैं, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग एक उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग चम्मच का यूज़ करते हैं डेली खाने के लिए। ठीक है, तो चम्मच का जो सरफेस होता है, एक साइड देखिएगा धसा हुआ होता है और एक साइड उठा हुआ होता है। ठीक है, तो जो धसा हुआ साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और जो उठा हुआ साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चम्मच है यानी कि स्पून है, तो स्पून कुछ इस तरीके से होके और हमारे पास यहाँ इस तरीके से इसका हैंडल होता है, तो क्या है, ये हमारा इस तरीके से, यानी कि ये घुसा हुआ पार्ट है, धसा हुआ पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और जो उभरा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो ये एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम लोग सब कुछ समझ गए। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उसको हम लोगों को जानने का बहुत ज़रूरत है, जो कि आगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये एक मेरा कनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है, और ये क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है यानी कि उत्तल दर्पण है। ठीक है,
अब इसमें कुछ टर्म्स है, यानी कि ये क्या है, जो भी अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, वो किसी न किसी एक स्फीयर से लिया जाता है, किसी न किसी एक गोले से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एम और एम डैश क्या है, एक कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। ठीक है, तो पहले अवतल दर्पण के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर उत्तल दर्पण के लिए ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर है तो ये किसी न किसी एक स्फीयर से लिया गया है, तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो सी को मान लेते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर मान लेते हैं सी को। जो ये सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, जो सेंटर इस स्फीयर का होगा वही सेंटर तो इस मिरर के लिए भी होगा, क्योंकि ये मिरर जो है वो इसी स्फीयर का पार्ट है, यानी कि ये जो दर्पण है वो इसी गोला का पार्ट है। तो सेंटर इस मिरर का और इस गोला का, यानी कि इस दर्पण का और इस स्फीयर का सेम होगा, तो ये जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इस स्फीयर का और इस गोला का कुछ ना कुछ मेरा रेडियस होगा, तो उस रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फिर हिंदी में वक्रता त्रिज्या। और वो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए होगा मिरर के लिए, तो वो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब क्या होता है, इस सेंटर से पास करते हुए कोई एक लाइन आएगा मेरा, इस सेंटर से पास करते हुए है, यदि हम लोग एक लाइन खींचते हैं पूरे स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या आएगा, एक लाइन आएगा। इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हिंदी में मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यानी कि मुख्य अक्ष जो है, वो इस दर्पण को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देता है, क्या करता है, और जहां पे वो क्या करता है, ये लाइन हमारा कट करेगा, उसको पी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पोल, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग ध्रुव। ठीक है, उसको बोलते हैं पोल और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तो ये हो गया कनकेव मिरर के लिए। उसी तरीके से मेरा कन्वेक्स मिरर के लिए आ जाएगा। ये भी एक कन्वेक्स मिरर जो है, यानी कि उत्तल दर्पण, वो किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, और उसका जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उसका जो त्रिज्या होगा उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और वो जो मेरा पूरा जो पेयर है और पूरा गोला है, वो सेंटर से होते हुए यदि हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। और वो जो लाइन है वो मिरर को जिस जगह पे कट करेगा, उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। तो ये सारी चीज़ क्या के बारे में आप लोगों को समझ में आएगी कि कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, पोल यानी कि ध्रुव के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आपके यूज आएंगे, यानी कि ये सारे जो शब्द है वो आपको यूज में आने वाला है, सबको याद रखना है आपको। ठीक है, यदि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही अपडेट्स हमेशा पहुंचते रहें। और भी कुछ टर्म्स है हमारे पास, उन टर्म्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा मिरर है, तो ये कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में मान लेते हैं कि कोई समानांतर किरण आ रहा है, यानी कि पैरेलल रेज आ रहा है। पैरेलल रेज, जो भी पैरेलल रेज आएंगे वो किसी न किसी एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। तो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे आके मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जब मेरा समानांतर किरण इस दर्पण से टकराने के बाद जो मेरा परावर्तित किरण होगा, जिस बिंदु पे आके मिलेगा, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण का बात हो या उत्तल दर्पण का बात हो, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या कि ये मेरा क्या है, समानांतर किरण है, यानी कि पैरेलल रेस वो हो रहा है। उसके बाद इस मिरर पे टकराने के बाद क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि परावर्तित कर रहा है। तो यदि ये चारों रे परावर्तित हो रहा है, तो इसको हम लोग आगे मिलाएंगे तो ये हमारा मिलने वाला नहीं है, ये हमारा क्या जाएगा, पूरा फैलता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली क्या देखते हैं, इमेजिनरी हम लोग इसको पीछे मिलाते हैं। तो पीछे मिलाने के बाद क्या हो रहा है हमारा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आके मिल रहा है, तो जहाँ पे आके ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण आके जहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो प्रिंसिपल फोकस और मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, और यहाँ पे कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के केस में हमारा जो प्रिंसिपल फोकस और मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के आगे होता है। ठीक है, ये दोनों चीज समझ गए आप। अब देखते हैं फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है। हमारा जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग
फोकल लेंथ, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख ले, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है और ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ होगा, यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित किरण हो रहा है वो वास्तविक में आके मिल रहा है, यानी कि रियल में आके मीट हो रहा है। इसलिए कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के केस में हमारा जो एफ होगा, प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस, वो क्या होगा, रियल होगा, यानी कि वास्तविक है, रियल में आके उसका रे यहाँ पे मीट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण है वो वास्तविक में आके नहीं मिल रहा है, वर्चुअली मिल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वर्चुअली मीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आभासी मीट कर रहा है। इसीलिए मेरा जो कन्वेक्स मिरर और उत्तल दर्पण के केस में जो मेरा फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस, वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और आभासी होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, ये एक कोई ना कोई किसी न किसी एक गोला से या तो किसी न किसी एक स्पेयर से काटा गया है। ठीक है, तो ये काटा गया है तो कुछ ना कुछ इसका सेंटर होगा। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, यानी कि क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो इस सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। यानी कि ये आर हो गया मेरा, ये पूरा का पूरा सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे ये आर है और ये एफ है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि जो मेरा ये एफ होता है यानी कि प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, यानी कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, और इसको यदि हम लोग टू को ऊपर लेके चले जाएंगे तो आर इज इक्वल टू टू एफ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये किसके किसके बीच में रिलेशन हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का ये क्या हो गया, मेरे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स यानी कि नियम। जो हम लोग आगे रे डायग्राम बनाएंगे, उस रे डायग्राम को बनाने के लिए कुछ रूल्स और कुछ नियम जानने के लिए हम लोग को बहुत जरूरी है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या तो फिर वो कन्वेक्स मिरर हो। तो जनरली हमारे पास 4 नियम है, 4 रूल्स है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, यानी कि किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर रूल्स है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, दर्पण है, यानी कि ये क्या है, कनकेव मिरर है। ये कौन सा है, अवतल दर्पण है, यानी कि एम एंड एम डैश क्या है, मेरा कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ये मेरा पी है, पोल यानी कि ध्रुव, ये एफ है, फोकस, और ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या तो फिर वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो पहला मेरा नियम क्या है कि जब भी मेरा किरण या रे पैरेलल आएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल इंसिडेंट रे यदि आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। यानी कि यदि कोई मेरा समानांतर किरण, किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो आएगा वो परावर्तन होने के बाद कहां से पास करेगा, तो वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये पहला नियम है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, यानी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे भी देखते हैं ये कह रहा है समानांतर है किसके, इस मुख्य अक्ष के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है। तो पैरेलल आएगा, उसके बाद क्या करेगा, इस पे स्ट्राइक करेगा, यानी कि यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद फिर से क्या चला जाएगा, वो वापस चला जाएगा। तो इसको हम लोग पीछे ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पे आके मिल रहा है, फोकस पे आके मिल रहा है। यानी कि जब भी मेरा कोई भी रेखा, कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो कहां से किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, इस दोनों केस में, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दोनों के केस में। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं, यदि कोई भी रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो उसी से क्या करेगा, फिर रिटर्न आएगा।
यानी कि इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि क्या बोलने का मतलब, यदि आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र से पास करता है तो परावर्तित किरण भी क्या करेगा, उसी रेखा से पार करेगा, उसी वक्रता केंद्र से मेरा पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, उत्तल दर्पण है यानी कि कन्वेक्स मिरर। तो क्या करेगा, यहाँ से ये रे मेरा आ रहा है, किरण आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अब इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो देखिए कहाँ पे आके मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर आके मिल रहा है। तो ये क्या करेगा, उसी से ये वापस चला जाएगा यानी कि रिफ्लेक्ट बैक चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तो आई होप दोनों नियम आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो का अपडेट हमेशा आता रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सब चीज को मैं आसान बनाने वाला हूँ। हम लोग बहुत ही इजीली सब कुछ पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। एकदम इजीली हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे बिना टेंशन लिए। बस मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते जाइए। आपके लिए लाइट क्या कोई सा भी चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा, रटने का जरूरत ही नहीं है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। दो नियम हम लोग पढ़ लिए, अब देखिए तीसरा नियम है। तीसरा नियम है हमारे पास यही कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है। तो तीसरा नियम क्या है, यदि कोई भी रे यदि फोकस से आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आपतित किरण यदि फोकस से होके आ रहा है, ठीक है, तो वो परावर्तन होने के बाद क्या करेगा, इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में। यहाँ पे देखिए ये रे आ रहा है यानी कि ये किरण आ रहा है, इस किरण को यहाँ पे आके एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे आके मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। तो जब वो कोई भी रे या कोई भी किरण वो इंसिडेंट होगा यानी कि आपतित होगा फोकस से, तो वो कहाँ जाएगा, इस मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगा यानी कि पैरेलल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब चौथा नियम क्या है, यदि कोई भी लाइट रे यदि हमारा इस पोल से होके पास करेगा तो वो कौन से रूल को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आई और आर इक्वल होके। ठीक है, किस केस में, कनकेव मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं कि जो मेरा रे आएगा यदि पोल से टकराएगा यानी कि ध्रुव से टकराएगा तो वो क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इक्वल होगा। उस केस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा यानी कि और ये परावर्तित करेगा। समझ में आ गया। चलिए ये 4 नियम है, इस 4 नियम का यानी कि इस 4 रूल्स का हम लोग यूज करेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। कि यदि कनकेव मिरर में मान लेते हैं कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है यदि सेंटर पे हो तो हमारा क्या होगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये 4 नियम हम लोगों को जानने का बहुत जरूरत है। यदि इस 4 नियम आप लोगों को पता है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, हम लोग आसानी से इमेज कहाँ पे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस 4 नियम को आपको कभी नहीं भूलना है, और मैं अभी इस तरीके से आपको बता दिया हूं कि आप लोगों को भूलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये 4 नियम आपको पता है तो आप लोग चाहे ऑब्जेक्ट या वस्तु कहीं पे भी हो, आप लोग उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, आप लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और हम लोग जानते हैं कि इमेज बनने के लिए मिनिमम हम लोग के पास कितना किरण चाहिए और कितना रे चाहिए, 2 किरण चाहिए या 2 रेज चाहिए। ठीक है, सारा नियम और सारा रूल्स सीख चुके हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में कैसे होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का कैसे बनेगा, वो चीज़ देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो और अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।